दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के मैथ के एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10A को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हमें मेरे भाई पूरी की पूरी हमें वृत्त के बारे में पढ़ना है कि ये वृत्त आखिर होता क्या है। इसमें कई सारे नाम होते हैं जो हमारे प्रश्नावली को मेरे भाई लगाने के लिए एक कंसेप्ट हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे हमें ये जानना होता है कि वृत्त आखिर कहते किसको हैं, आखिर वृत्त की ये त्रिज्या क्या होती है, आखिर ये परिधि क्या होती है, आखिर ये व्यास क्या होते हैं, छेदक रेखा किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, इसी में मेरे भाई स्पर्श बिंदु आता है, जीवा किसे कहते हैं, स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, अर्धवृत्त किसे कहते हैं, चाप किसे कहते हैं। मेरे भाई ये जो छोटे छोटे आपको नाम दिखाई दे रहे हैं ना, जब भी आप सवाल लगाने जाएंगे ना, आपको ये सभी नाम आपको पहले से आना चाहिए। बहुत बेसिक कंसेप्ट होते हैं मेरे भाई। सबसे पहले आपको इनके बारे में एक एक नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप मेरे भाई वृत्त के सवाल को अपने बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर आप लेके आ पाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले मेरे भाई इन सभी नामों को मेरे भाई बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आखिर वृत्त किसे कहते हैं, त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होती है, व्यास क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, जीवा क्या होती है, स्पर्श बिंदु क्या होती है, अर्धवृत्त क्या होती है, चाप क्या होती है। इस सब के बारे में पहले हम बेसिक कंसेप्ट को सीख लेंगे, फिर हम अपनी प्रश्नावली को लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते मेरे भाई आज की हम अपनी एक शानदार क्लास को, मैथ की मेरे भाई प्रश्नावली 10.A को हम लोग आज खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए मेरे भाई देखिए, चलिए मेरे भाई सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वृत्त होता क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई आपको वृत्त बनाना है, या हमसे यदि कोई कहा कि यदि कोई वृत्त बनाना है, तो हम लोग छोटे थे तो क्या करते थे, हम लोग ऐसे बना देते कि भैया ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया। लेकिन मेरे भाई इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जो हमें समझना है, ठीक है। यदि हम आज इसको नहीं समझेंगे तो कभी भी हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा समझने के लिए। चीजों को एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। जो वृत्त की मेरे भाई परिभाषा होती है उसमें सबसे पहली लाइन में लिखा गया है कि वृत्त जो होता है मेरे भाई ये बिंदुओं का समूह होता है। मतलब मेरे भाई कहने का मतलब है कि यदि इस गोले को हम वृत्त मानते हैं तो इसमें कई सारे बिंदु होते हैं। जो ये आपको लाइन दिखाई दे रही है मेरे भाई ना, ये कई सारी बिंदु होती है, ऐसी छोटी छोटी बिंदु होती है जो एकदम पास में सटी हुई होती है, एकदम नजदीक में सटी हुई होती है, जो हमको दिखाई नहीं देती है। तो मेरे भाई जो वृत्त होते हैं ना मेरे भाई, ये जो वृत्त आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत ही छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर ये क्या होते हैं, बने हुए होते हैं। बहुत ही छोटे छोटे मेरे भाई बिंदु होते हैं जिनसे ये वृत्त मिलकर क्या होता है मेरे भाई, बना हुआ होता है, ठीक है। और अगली पॉइंट मेरे भाई लिखा है कि जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। मतलब इन बिंदुओं के बीच में एक ऐसा बिंदु होगा, निश्चित बिंदु, जिससे सभी बिंदुएं क्या होंगी, समान दूरी पर होंगी। मेरे भाई मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर एक ऐसा बिंदु होगा जिससे ये वाली भी दूरी समान होगी, ये वाली भी दूरी समान होगी, ये वाली भी दूरी समान होगी, ये वाली भी दूरी समान होगी। और इसी निश्चित बिंदु को मेरे भाई हम लोग कहते हैं, एक नया नाम देते हैं और इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, केंद्र कहते हैं, या इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं मेरे भाई, सेंटर कहते हैं। तो चीजों को एकदम मेरे भाई ध्यान से समझना, ठीक है। एग्जाम में आपसे बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा जाता है कि जो वृत्त होते हैं वो कैसे होते हैं। वृत्त जो होते हैं मेरे भाई बिंदुओं का समूह होते हैं, क्योंकि इसके किनारों पर मेरे भाई बहुत छोटे 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 ऐसे ऐसे बिंदु होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे मेरे भाई यहाँ पे बिंदु हैं, एकदम छोटे 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 ऐसे बिंदु, एकदम सटे 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 हैं, यस या नो। और ये जो बिंदु होते हैं ना मेरे भाई, किसी एक बिंदु से ये समान दूरी पर होते हैं। मतलब ये वाली भी दूरी समान है, ये वाली भी दूरी समान है, ये वाली भी दूरी समान है, ये वाली भी दूरी समान है। और इसी बिंदु को मेरे भाई जो सबसे बीच में बिंदु होता है, इसी को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, ठीक है। या इंग्लिश में से मेरे भाई हम एक नया नाम देते हैं, सेंटर कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई, दूसरा नंबर हमें यह समझना है कि त्रिज्या किसे कहते हैं, या इंग्लिश में से हम लोग मेरे भाई रेडियस कहते हैं। कभी मेरे भाई आप साइकिल चलाए हो, साइकिल जब आप चलाते हो तो बीच में आपको तिर्री दिखाई देती है, ठीक है, तिर्री। तो किसी तिर्री की साइज छोटी हो जाती है या बड़ी हो जाती है तो उसे हम बदलकर एक नया तिर्री लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो तिर्री होती है मेरे भाई ना, वो सभी तिर्री का साइज एक बराबर होता है, उसी को मेरे भाई हम लोग कहते हैं त्रिज्या, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरे भाई जो ये केंद्र हमारा है, जो वृत्त के सबसे बीच में हमारा ये क्या है, केंद्र है। इस केंद्र से मेरे भाई जो सबसे वृत्त का कोई भी बिंदु मेरे भाई हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। मतलब इस केंद्र से किसी भी बिंदु पर यदि हम जाएंगे, इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। मान लो मेरे भाई इस केंद्र से हम लोग यहाँ की दूरी अगर लेंगे तो भी ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। इस केंद्र से मेरे भाई इस बिंदु पर भी यदि हम जाएंगे तो भी हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी।
इस केंद्र से मेरे भाई हम किसी भी बिंदु पर जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ मेरे भाई बिंदु ही बिंदु हैं, हम किसी भी बिंदु पर जाएंगे इस केंद्र से, वो हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। हम इस केंद्र से मेरे भाई इस बिंदु पर जाएंगे तो भी हमारी ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। अब समझ में आया मेरे भाई, तो ये हमारी क्या कहलाएगी मेरे भाई, त्रिज्या कहलाएगी। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता है मेरे भाई, तो अपने आप को मान लीजिएगा कि ये साइकिल है, साइकिल का ये मेरे भाई बीच में जो बैरिंग लगा हुआ होता है वो हमारा केंद्र हो गया, और जितनी भी तिर्री होती है वो हमारी क्या हो गई मेरे भाई, जो भी हमारी तिर्री लगी हुई है इसको हम कहते हैं मेरे भाई त्रिज्या कहते हैं। ये सभी तिर्रियां क्या हो गई, हमारी त्रिज्या हो गई। ठीक है, अगला चीज देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट चीज हमें ये समझना है कि मेरे भाई, ठीक है, अगला चीज हमको समझना है कि परिधि किसे कहते हैं। ठीक है, मैंने परिधि मेरे भाई ऊपर लिखा हुआ है, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि ये परिधि क्या होती है। ठीक है, जैसे देखिए मेरे भाई, आप लोग सबसे पहले समझिएगा कि मान लेते हैं कि आपका ये कोई ग्राउंड है। ठीक है, हम लोग जब खेलने के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई ग्राउंड होता है। ठीक है, कोई गोला सा ग्राउंड आप देखे होंगे जिसमें दौड़ने वाला दौड़ता है। ठीक है, कोई गोला सा ग्राउंड होगा जिसमें दौड़ने वाला दौड़ता है। तो परिधि का मतलब क्या होता है कि मान लो ये एक बिंदु है, यहां से आपने दौड़ना प्रारंभ किया और यहां से आपने दौड़ते 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 अब फिर वापस इसी बिंदु पर आके रुक गए। ठीक है, तो ये जितना दूरी आप दौड़े हो मेरे भाई ना, यही इसकी कहलाती है वृत्त की परिधि, जो इसकी सीमा होती है। ठीक है, जो इसकी क्या होती है मेरे भाई, बाहरी सीमा होती है। तो मान लेते हैं मेरे भाई, यदि हमारा ये कोई वृत्त है ना, इस वृत्त के जो बाहरी तरफ में जो इसकी सीमा होती है वही इसकी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। यही इस वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। और यदि मेरे भाई परिधि यदि वृत्त का निकालना है तो आप लिख देना है, सिर्फ यही फार्मूला लगाना, 2πr, परिधि आपको निकल के चली जाएगी। और इस पाई का मतलब होता है मेरे भाई 22 बटा के 7 या 3.14। आप इन दोनों मान का रख के मेरे भाई इसकी परिधि को निकाल सकते हैं, या इस तरह समझ सकते हो मेरे भाई कि यदि किसी ग्राउंड में मैं दौड़ना चालू किया और यहां से दौड़ना चालू किया और एक चक्कर लगा दिया, तो मतलब ये 2πr के बराबर होगा, और वो वही वृत्त की क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। इस वृत्त की ये आखिरी सीमा होती है, यही हमारी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। ठीक है, चलिए अब मेरे भाई आपको समझना है कि छेदक रेखा किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, और जीवा किसे कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखिए मेरे भाई, बहुत चीजें आसान है मेरे भाई, एकदम हलवा जैसे हैं, सभी चीजों को एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए मेरे भाई आगे हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई, जो वृत्त की मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही जाती है मेरे भाई, जिसमें 99% लोगों को कंफ्यूजन होता है कि छेदक रेखा किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं। इन तीनों में मेरे भाई हर किसी को 99% का कंफ्यूजन होता है। लेकिन आज मेरे भाई आपको एक ऐसा देसी जुगाड़ आपको बताऊंगा जिससे आपको आज के बाद कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई आप लोग जो रेखा है ना, इसको मान लीजिए मेरे भाई ये एक लड़की है। ठीक है, अगर ये लड़की, ठीक है, अगर ये लड़की इस वृत्त में आर पार छेदती हुई निकल के जाती है तो उस लड़की का नाम हम लोग क्या रख देते हैं, छेदक रेखा। उस लड़की का क्या नाम रख देते हैं हम लोग, छेदक रेखा। नाम में ही छिपा हुआ है मेरे भाई इसका पहचान। छेदक रेखा का मतलब छेदती हुई रेखा चली जाती है, उसे हम कौन सी रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। मेरे भाई ये चीज ध्यान रखना, ये दोनों तरफ निकल जाती है, इधर भी साइड निकल जाती है, इधर की भी साइड निकल जाती है, इसे हम कहते हैं छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा भी इसे कहते हैं। ठीक है, देखो अगली रेखा में क्या होती है, यदि रेखा नाम की लड़की इस वृत्त को यदि छू कर निकल जाती है, स्पर्श करके निकल जाती है, तो इसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा कहते हैं। यदि ये रेखा नाम की लड़की यदि इस वृत्त को छू कर निकल जाती है, स्पर्श कर निकल मतलब जैसे देखो मेरा ये हाथ है और इसमें कोई मुझे स्पर्श करके निकल गया, तो कोई लड़की है अगर मान लो ऐसे स्पर्श करके निकल गई, ठीक है, तो ये मेरे भाई क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगी, वो लड़की क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी। ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान देना। नाम में ही छिपा हुआ है कि यदि किसी वृत्त की परिधि पर या किसी एक बिंदु पर कोई रेखा स्पर्श करके यदि निकल जाती है तो उसे हम कौन सी रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। जिस बिंदु पर स्पर्श करते हैं उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगली बात देखिए, यदि यही रेखा, ठीक है, यदि यही रेखा नाम की लड़की यदि किसी वृत्त के अंदर रह जाती है, मतलब ये जो रेखा आप दिखाई दे रहा है मेरे भाई, देखो ये अंदर फंस गई है रेखा, चीजों को ध्यान से देखना है। यहाँ पे 3 चित्र आपको दिखाया गया है, एक रेखा बाहर निकल गई है, एक रेखा स्पर्श कर रही है, एक रेखा अंदर फंस गई है। यस या नो? तो जब ये रेखा अंदर फंस जाती है, इस रेखा को एक नया नाम दे देते हैं, इसी को कहते हैं जीवा। इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई,
जीवा कहते हैं। चीजों को बहुत ही ध्यान से समझना मेरे भाई। हम आपके सामने 3 चित्र बनाए हुए हैं, तीनों चित्र में अलग अलग कंडीशन है। अगर ये रेखा जो आपको दिखाई दे रही है, अगर ये रेखा आर पार ऐसे निकल जाती है, इसे हम कहते हैं छेदक रेखा। अगर ये रेखा मेरे भाई स्पर्श कर देती है तो इसे हम कहते हैं स्पर्श रेखा। यही रेखा मेरे भाई दो बिंदुओं के बीच में फंस जाए परिधि पर, मतलब इसके बाद भी ना इसका जाना हो ना इसके बाद भी अंदर जाना हो, ये अंदर एकदम टोटल फंस गई हो, इस रेखा को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। इस रेखा को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। अब मेरे भाई देखो यहां से क्वेश्चन किस तरीके से आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि स्पर्श बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ध्यान रहे मेरे भाई, सिर्फ एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है। यस या नो? हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, स्पर्श बिंदु, ये जो बिंदु आपको दिखाई देता है ना, इस बिंदु को मेरे भाई हम लोग कहते हैं, इस बिंदु को मेरे भाई हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, आप लोग नोट भी करते रहना मेरे भाई, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। और हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, केंद्र से जो ये स्पर्श बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमेशा 90 अंश का कोण बनता है। ये भी बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना। ठीक है, तो 3 कंडीशन होती है, तीनों कंडीशन को एकदम बाकायदे मेरे भाई याद रखिएगा कि जो रेखा निकल जाती है उसे हम छेदक रेखा कहते हैं, जो स्पर्श कर जाती है रेखा उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, और जो रेखा अंदर फंस जाती है उसे हम जीवा कहते हैं। तीनों की परिभाषाएं लिखवा देता हूं मेरे भाई, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे परीक्षाओं के लिए होती है ये। ठीक है, चलिए देखिए छेदक रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे वह रेखाखंड, क्या लिखेंगे मेरे भाई? वह रेखाखंड। ठीक है, वह रेखाखंड जो किसी वृत्त के, जो किसी वृत्त के यानी मेरे भाई सर्कल की बात कर रहा हूं, वह रेखाखंड जो किसी वृत्त के, ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई? वृत्त हो गया। तो वह रेखाखंड जो किसी वृत्त के 2 बिंदुओं को छेदती हुई निकल जाए, मतलब ये हमारा पहला बिंदु हो गया, ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया। ठीक है, वृत्त के 2 बिंदु को, ठीक है, क्या लिखेंगे मेरे भाई? वृत्त के 2 बिंदु को प्रतिच्छेद कर दे, वह हमारा क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। प्रतिच्छेद कर दे, वह छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, वह छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, इतनी चीजें मेरे भाई आप लोग नोट कर लेना इसको, ये मेरे भाई आप लोग को हर समय आपको याद रहेगा। ठीक है, अब दूसरी बात है मेरे भाई, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से, स्पर्श रेखा लिखिए, वह रेखाखंड, ठीक है, वह रेखाखंड जो किसी वृत्त के एक बिंदु से, ठीक है, देखो ये हमारा वृत्त हो गया, इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मेरे भाई मेरी बात ध्यान से समझना, मान लेते हैं ये हमारा वृत्त हो गया, तो मेरा मन करेगा तो मैं यहां पर स्पर्श रेखा खींच सकता हूं, मेरा मन करेगा तो यहां से स्पर्श रेखा खींच सकता हूं, मेरा मन करेगा तो यहां से खींच सकता हूं। लेकिन एक बात मेरे भाई ध्यान देना, सिर्फ एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और जो स्पर्श रेखा होती है मेरे भाई, ये हमेशा त्रिज्या से 90 अंश का कोण बनाती है। मतलब ये जो कोण बनेगा ये कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, ये जो स्पर्श रेखा होती है कितने अंश का कोण बनाती है मेरे भाई? 90 अंश का कोण बनाती है। तो ये 2 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पे लिखिएगा, यही मेरे भाई आपसे सबसे ज्यादा यदि आपसे पूछा जाता है तो ये दूसरा वाला कंसेप्ट आपसे पूछा जाता है, ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना। ठीक है, तो वह रेखाखंड जो वृत्त को, ठीक है, जो वृत्त के एक बिंदु से, वृत्त के एक बिंदु से, ठीक है, स्पर्श करते हुए निकल जाए, स्पर्श करते हुए निकल जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। निकल जाए उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, अब ये मेरे भाई बच्चों वाली बात हो गई कि जिस रेखा पर जहां भी ये बिंदु टच करेगी, इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। और हमेशा मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ पे जब आप 90 डिग्री का कोण बना दोगे तो आपको ये समझ में जरूर आ जाएगा कि जब भी कोई स्पर्श रेखा होती है उसकी त्रिज्या से दूरी मेरे भाई जो कोण बनता है मेरे भाई हमेशा परपेंडिकुलर बनता है, यानी ये 90 अंश का बनता है। यही हमें प्रमेय नंबर 1 में सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए देखिए, प्रमेय हम मेरे भाई तभी सिद्ध करेंगे जब इस प्रमेय पे हमारी सवालें आएंगी। नहीं तो पता चला मेरे भाई कि प्रमेय अभी पढ़ा दिया और सवाल में 1 घंटे बाद पढ़ाऊं तो ना वो प्रमेय आपको याद रहेगा, ना वो आपको सवाल याद रहेगी। तो जैसे ही वो सवाल आएगी उससे पहले मैं आपको ये प्रमेय भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, आगे देखिए, जीवा किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए
जीवा किसे कहते हैं? वह रेखाखंड जो परिधि के अंदर हो, वह रेखाखंड जिसका अंतिम बिंदु कहां हो? परिधि के अंदर हो। ठीक है, तो लिखिए वह रेखाखंड जो जिसका, ठीक है, अंतिम बिंदु, ठीक है, जिसका अंतिम बिंदु परिधि के अंदर हो। ठीक है, परिधि के अंदर हो, परिधि के अंदर हो, वह रेखाखंड जिसका अंतिम बिंदु परिधि के अंदर हो, उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? जीवा कहते हैं। ठीक है, तो ये कई सारे पॉइंट आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। चीजों को बहुत ही एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए देखिए भाई, एक हमारे पास है व्यास। ठीक है, व्यास का मेरे भाई बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है मेरे भाई, बहुत ही हमारा हलवा सा एक बहुत ही कंसेप्ट होता है, बस चीजों को एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, देखो मेरे भाई, ये हमने क्या बना दिया? एक वृत्त को बना दिया हमने। ठीक है, अब ये जो आपको दूरी दिखाई दे रही है मेरे भाई, एक जीवा हो गई। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था? जीवा वो चीज होती है, वो रेखा होती है जो किसी वृत्त के अंदर फंसी हुई होती है, तो ये जीवा कहलाएगी। तो मेरे भाई ये भी तो जीवा कहलाएगी। बोलोगे हाँ भैया, ये भी जीवा कहलाएगी क्योंकि ये भी तो वृत्त के अंदर फंसी हुई है। यस या नो? अब ये जो रेखा ये भी जीवा कहलाएगी, ये रेखा मेरे भाई ये भी जीवा कहलाएगी, ये भी जीवा कहलाएगी। तो मेरे भाई जितनी भी रेखाएं वृत्त के अंदर बनेगी, सभी के सभी क्या कहलाएंगी? जीवा कहलाएंगी। जितनी भी वृत्त के अंदर रेखा बनेगी, सभी के सभी क्या कहलाएंगी? जीवा कहलाएंगी। ठीक है, वृत्त के अंदर सभी रेखाएं क्या कहलाएंगी मेरे भाई? जीवा कहलाएंगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इन सभी जीवाओं में से सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, तो मेरे भाई जो जीवा इसके केंद्र से होकर गुजर के जाएगी वही सबसे बड़ी जीवा होगी। आप इस फिगर को देखिए बड़ा ध्यान से मेरे भाई, चीजों को एकदम ध्यान से समझना। ये भी जीवा कहलाएगी, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, लेकिन जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो केंद्र से होकर गुजर के जाएगी, और इसी सबसे बड़ी जीवा को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो व्यास की परिभाषा मेरे भाई क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, और इसी व्यास को मेरे भाई हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। देखो ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई? केंद्र हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? वृत्त का कोई बिंदु हो गया। तो केंद्र और वृत्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। केंद्र और वृत्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं मेरे भाई? हम लोग रेडियस कहते हैं। तो ये व्यास बराबर कितना रेडियस हो गया? एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस ये हो गया। टोटल कितने रेडियस हो गए मेरे भाई? कितनी त्रिज्याएं हो गई? 2 त्रिज्या हो गई। तो व्यास बराबर होता है मेरे भाई 2 गुणे त्रिज्या होता है। ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान देना। यदि आपसे कोई व्यास पूछे, एक त्रिज्या आपको पता है, यदि आपसे कोई व्यास पूछे तो उसी त्रिज्या का मेरे भाई दूना कर देना, वो आपको क्या निकल जाएगा? व्यास निकल जाएगा। जो ये व्यास होती है सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट में मेरे भाई आप देखिए, अगला चीज मेरे भाई हम लोग को पढ़ना है चाप क्या होता है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं आर्क कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए चाप क्या होता है मेरे भाई, पहले चीजों को एकदम ध्यान समझना। जैसे देखिए मेरे भाई, हम लोग क्या करते हैं, जब बचपन में रहते हैं तो लंगड़ा प्रकार से हम लोग मेरे भाई ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे लंगड़ा प्रकार ले लेते हैं और ऐसे करके ऐसे चाप मारते हैं, ऐसे हम लोग कट मारते हैं। यस या नो? ऐसे आप लोग मारे हो कि नहीं? कट मारते हैं। ऐसे हम लोग क्या करते हैं? ऐसे कट मारते हैं। यस या नो? जब इसी लंगड़ा प्रकार को मेरे भाई जब आप पूरा घुमा दोगे ना तो ये एक वृत्त बन जाएगा। जब उसी लंगड़ा प्रकार को मेरे भाई जब आप पूरा घुमा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? पूरा वृत्त बन जाएगा। तो चाप मेरे भाई उसी को कहते हैं। ठीक है, चाप मेरे भाई क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं। देखो यहाँ पे मान लेते हैं मेरे भाई किसी लंगड़ा प्रकार से आपने इतना बड़ा चाप आपने खींच दिया, लेकिन बाद में भी आप पूरा यदि खींचोगे तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा? एक वृत्त ही बनेगा। ठीक है, देखिए तो जो ये आपको चाप दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं ये P है और ये बिंदु क्या है? Q है। तो इस वाले चाप को मेरे भाई हम लोग कहते हैं, एक नाम देते हैं लघु चाप कहते हैं। ठीक है, इस वाले चाप को हम लोग लघु चाप कहते हैं, और ये जो बड़ी वाली दूरी आपको दिखाई देती है इसे हम कहते हैं दीर्घ चाप कहते हैं। ठीक है, इसे हम कौन सा चाप कहते हैं मेरे भाई? इसे हम लोग दीर्घ चाप कहते हैं। ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना। ठीक है, अगला चीज देखिए मेरे भाई, हम लोग को सीखना है अर्धवृत्त किससे कहते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त किसे कहते हैं, या इसी को मेरे भाई हम लोग कहते हैं सेमी सर्कल कहते हैं। इसको मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं? सेमी सर्कल कहते हैं, जो आपको बहुत ही जानने के लिए जरूरी होंगे कि सेमी सर्कल आखिर किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरे भाई हम लोग को यदि कभी रोटी खानी होती है
तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, आधा रोटी खाते हैं। यस या नो? कभी हम लोग खाना होता है तो हम लोग ऐसे आधा रोटी तोड़ देते हैं, आधा रोटी खाते हैं। तो सेमी का मतलब हो गया मेरे भाई अर्ध, अर्ध का मतलब हो गया आधा वृत्त। तो ये बहुत ही आसान हो गया मेरे भाई। जो ये देखो पूरा वृत्त बनता तो पूरा गोला बनता, लेकिन ये हमारा जो वृत्त बना ये कैसा वृत्त बना हुआ है, आधा वृत्त बना हुआ है। इसके ऊपर वाला भाग मेरे भाई नहीं बना हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर वाला भाग नहीं बना हुआ है, सिर्फ ये आधा बना हुआ है। इस वृत्त को मेरे भाई हम लोग कहेंगे अर्धवृत्त कहेंगे, ठीक है। इस वृत्त को हम लोग क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे भाई अपने प्रश्नावली 10.1 की पहली सवाल को। मेरे भाई एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं, यकीन मानना इससे बाहर कोई भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 को, ध्यान से देखिए। चलिए मेरे भाई हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 10.1 की पहली सवाल हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। और मेरे भाई बहुत ही शानदार तरीके से ये सवाल को आप लोग देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। चीजों को बहुत ही ध्यान से समझना। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, बहुत ही हलवा सा हमारा ये इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई हमारा एक वृत्त है जो बहुत ही प्यारा सा हमारा एक वृत्त बना हुआ है। पहले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि इस वृत्त के अंदर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और मैंने आपसे कहा था मेरे भाई कि किसी एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन इस वृत्त में मेरे भाई कितनी सारे बिंदु हैं। इस वृत्त में मेरे भाई यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है। मतलब यहाँ पे करोड़ों अरबों लाखों अनेकों अनंत बिंदुओं का ये समूह होता है। मतलब कई सारी बिंदु यहाँ पे होती है, ठीक है। अब मेरा मन करेगा तो मेरे भाई मैं यहां से भी खींच सकता हूं स्पर्श रेखा, यहां से भी स्पर्श रेखा खींच सकता हूं, यहां से भी खींच सकता हूं स्पर्श रेखा, यहां से भी खींच सकता हूं। मतलब अनेकों स्पर्श रेखा मैं खींच सकता हूं। इसका मुझे नहीं पता कि कितनी सारी बिंदु है। तो मैं अपनी मर्जी के अनुसार मेरे भाई 1 लाख भी खींच सकता हूं, 50 लाख भी खींच सकता हूं, 500 करोड़ भी खींच सकता हूं। मतलब अनेकों स्पर्श रेखा खींची जा सकती है एक वृत्त पर। तो मेरे भाई जो पहले का आंसर होगा वो कितना होगा मेरे भाई, अनेक होगा। आप वहां पे फिल करने वाला जो ऑप्शन होगा वहां पे लिख दीजिएगा अनेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। दूसरे का पहला हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरे का पहला आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में मेरे भाई बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई दूसरा का जो पहला है, हम बात कर रहे हैं मेरे भाई दूसरे का ए की बात कर रहा हूं, यानी जो दूसरा का मेरे भाई पहला है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे कहा गया कि मान लेते हैं ये हमारे पास कोई वृत्त है, ठीक है, और इसकी कोई एक स्पर्श रेखा है, इस वृत्त की कोई एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा केवल उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। मैंने आपसे कहा था मेरे भाई कि ये जो स्पर्श रेखा है सिर्फ इस वृत्त की एक बिंदु पर स्पर्श करता है, ठीक है। ये जो मेरे भाई स्पर्श रेखा है मेरे भाई, इस रेखा को हम लोग कौन सी रेखा कहेंगे, जो छूती हुई निकल के जाती है, इस रेखा को हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। और जिस बिंदु पर स्पर्श करती है मेरे भाई, इसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। इस बिंदु को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। हमेशा मेरे भाई ये केंद्र से कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। ये जो रेखा होती है मेरे भाई कितने अंश का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा कितने बिंदु पर मिलती है मेरे भाई, एक बिंदु पर मिलती है। इसलिए मेरे भाई जो दूसरा का पहला होगा, ठीक है, उसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, 1 होगा, ठीक है। जो दूसरा का पहला होगा उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। आगे बढ़े मेरे भाई, चलिए देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है मेरे भाई दूसरे के दूसरे में दिया हुआ है कि वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं। चीजों को बहुत ही ध्यान से समझना। हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये हमारा कोई वृत्त हो गया, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं मेरे भाई, मैं बात कर रहा हूं दूसरे क्वेश्चन के दूसरे की बात कर रहा हूं कि कोई हमारा वृत्त है मेरे भाई, इसकी किसी 2 रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं मेरे भाई, याद करो। एकदम ये आपके लिए एकदम हलवा सा है। मैंने आपसे कहा था कि किन्हीं 2 बिंदुओं पर छेद करने वाली रेखा को हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं मेरे भाई, छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं मेरे भाई, छेदक रेखा कहते हैं। तो इस दूसरे का मेरे भाई जो दूसरा होगा उसका क्या होगा, छेदक रेखा। क्या होगा, छेदक रेखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई दूसरे का तीसरा क्या होगा। चीजों को बहुत ही एकदम ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे में बताया गया है कि हमारे पास एक वृत्त हो गया, ठीक है।
अब ये हमारे पास एक वृत्त हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि समांतर रेखा होनी चाहिए, मतलब स्पर्श रेखा भी होनी चाहिए। कंडीशन नंबर देखो, दूसरे के तीसरे में दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि स्पर्श रेखा भी होनी चाहिए, ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि स्पर्श रेखा भी होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि मेरे भाई समांतर भी होनी चाहिए। अब समांतर का मतलब होता है मेरे भाई पैरेलल, तो मतलब ये हमारे पास एक स्पर्श रेखा हो गई और ठीक इसके ऊपर भी मेरे भाई एक हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इस वाले बिंदु पर। तो टोटल कितनी स्पर्श रेखा हो गई मेरे भाई? दो स्पर्श रेखा हो गई और दोनों की दोनों क्या हो गई? समांतर भी हो गई। तो ऐसी कितनी रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं मेरे भाई? दो रेखाएं खींच सकते हैं। इसलिए दूसरे का जो तीसरा होगा उसका आंसर कितना होगा मेरे भाई? 2 होगा। ठीक है, फिर से मेरे भाई एक बार चीजों को ध्यान से समझना। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं स्पर्श रेखा हो सकती है? तो 2 समांतर रेखाएं मेरे भाई क्या हो सकती हैं? स्पर्श रेखा हो सकती हैं। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथे पर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे का चौथा हमारे सामने क्या दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को बड़ा ही ध्यान से मेरे भाई पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन है और बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। बस आपको थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच में जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो कॉमन होता है उसे हम क्या कहते हैं? चीजों को एकदम ध्यान से समझना। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और एक हमारे पास उस वृत्त की स्पर्श रेखा है। इस रेखा को मेरे भाई हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि इस वृत्त और इस स्पर्श रेखा, इन दोनों में कॉमन क्या है? मतलब जो दोनों में मिल रहा हो, तो दोनों में मेरे भाई क्या मिल रहा है? यही बिंदु है मेरे भाई जो दोनों में मिल रहा है। ये बिंदु मेरे भाई इस रेखा की भी है, ये बिंदु मेरे भाई इस वृत्त की भी है, और इस बिंदु को मेरे भाई आप लोग जानते हो, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसलिए जो इसका आंसर होगा मेरे भाई दूसरे का चौथा होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? स्पर्श बिंदु हो जाएगा। तो कहा गया है कि वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के बीच में जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं, जो दोनों में कॉमन दिखाई देता है। ये स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा का भी होता है, ये स्पर्श बिंदु वृत्त का भी होता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है अब उसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए भाई तीसरा क्वेश्चन में हमारे सामने क्या दिया गया है। प्रश्नावली 10.1 के हम तीसरे सवाल को लगा रहे हैं। दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा मेरे भाई, यहाँ पे आप लोग पढ़ते रहिएगा। वहां पे जो जो लिखा है मेरे भाई वही आपको कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं कि कोई हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त की मेरे भाई एक त्रिज्या है। ठीक है, और क्वेश्चन में ही दिया हुआ है मेरे भाई कि इसकी त्रिज्या कितनी है मेरे भाई? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जब मेरे भाई 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दिया है तो हम कितना 50 सेंटीमीटर मानेंगे? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, हम भी कितना सेंटीमीटर मानेंगे? हम भी मेरे भाई 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या मानेंगे। ये कितना हो गया मेरे भाई? 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, आगे पढ़िए मेरे भाई। क्वेश्चन में दिया है कि एक वृत्त के बिंदु P पर, एक वृत्त के बिंदु P पर, ये हम मान लेते हैं कि हमारा बिंदु क्या हो गया मेरे भाई? P हो गया। ठीक है, P पर स्पर्श रेखा, इसी P पर मेरे भाई एक स्पर्श रेखा है, मतलब इसको छूती हुई एक रेखा जा रही है। ठीक है, PQ, P और इस नाम का यहाँ पे नाम क्या हो गया मेरे भाई? Q हो गया। केंद्र O से, ये जो हमारा केंद्र है मेरे भाई O से, चीजों को मेरे भाई फिर से ध्यान से समझना। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा है वो PQ है, और इसके केंद्र O से, ठीक है, जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर, O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर, O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर जो मिलती है, तो यहाँ पे OQ का मान कितना दिया है मेरे भाई? OQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे कहा गया है मेरे भाई कि इस PQ की लंबाई क्या होगी, मतलब ये वाला मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार एकदम हलवा सा सवाल है, बहुत ही ध्यान से देखना। मैंने आपसे एक चीज बताया था मेरे भाई कि जो स्पर्श रेखा होती है इस पर कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। जब ये 90 अंश का कोण बनता है मेरे भाई, तो यहाँ पे जो ट्रिपलेट लगेगा वो पाइथागोरस प्रमेय का लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय हमसे ये कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब मेरे भाई ये हमारा जो सबसे बड़ी भुजा है इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, यानी हाइपोटेनियस कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है मेरे भाई? लंब कहलाती है। और जो बच गया मेरे भाई सबसे नीचे, ये हमारा क्या कहलाता है? आधार कहलाता है।
और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार मेरे भाई कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी मेरे भाई हम कह सकते हैं कि जो कर्ण पर बनेगा वर्ग, ठीक है, वो दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी मेरे भाई ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, देखिए आगे। तो कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई, हाइपोटेनियस का मान 12 दिया हुआ और हम 12 का स्क्वायर कर देंगे। हमारे पास हाइट का मान कितना दिया है, जो परपेंडिकुलर का मान दिया है मेरे भाई वो 5 दिया है, तो हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे। और आधार हमारे सामने कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मान मुझे निकालना, इसलिए हम इसको x मान लेते हैं, या इसका नाम ही रख देते हैं PQ रख देते हैं, PQ का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 12 का स्क्वायर करोगे तो मेरे भाई 144, 5 का स्क्वायर करोगे तो मेरे भाई 25 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 25 प्लस में इसको लेके आओगे तो इधर माइनस में हो जाएगा, 144 में से 25 को हटा दोगे तो मेरे भाई ये 119 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर इधर हमारे पास बचेगा PQ का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो मेरे भाई ये रूट में 119 हो जाएगा, और इधर हमारे पास बचेगा PQ बचेगा। इसलिए जो ये आधार का मान है यही हमसे पूछा गया है, इसका मान हो जाएगा रूट में 119, और यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना। क्वेश्चन हमसे ये बताया गया कि एक हमारे पास त्रिज्या है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिज्या पर एक बिंदु P है, जो स्पर्श रेखा हमारे पास जो दी गई है वो PQ है, और जो केंद्र O से Q की दूरी 12 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो हमें ये ज्ञात करना था, PQ का मान ज्ञात करना था, और हम यहाँ पे ज्ञात किए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, क्योंकि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और यहाँ से हमने मेरे भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट से मेरे भाई हम यहाँ पे मान निकाल दिए 119। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब हम बढ़ते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो मेरे भाई, एक चीज आप जीवन में हमेशा बात ध्यान देना, ठीक है, जल्दी जल्दी मेरे भाई सवाल लगाना बहादुरी नहीं होती है। सवाल आप कितना सही लगाते हो ये बहादुरी होती है। एग्जाम में मेरे भाई ये बहादुरी नहीं होती है कि हम 2 मिनट में अपना क्वेश्चन हल कर दिए। एग्जाम में बहादुरी ये होती है कि आप अपने क्वेश्चन को कितना बाकायदे, कितना बेसिक कंसेप्ट से आपने, कितने तरीके से आपने लगाया है उस क्वेश्चन को। ठीक है, ये मायने रखता है। तो इसलिए चीजों को बहुत ही ध्यान से देखा कीजिए और बहुत ही शिद्दत से देखा कीजिए। ठीक है, ये मैथ है मेरे भाई, आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। मैं चाहता तो ये प्रश्नावली की पहली सवाल को आपको बताना स्टार्ट कर देता, क्यों मैं मेरे भाई फालतू आपको वहां पे समय व्यतीत किया, ताकि इसलिए कि आप इस चीज को पढ़ो, आप इस चीज को समझो कि वृत्त क्या होती है, परिधि क्या होती है, व्यास क्या होती है, एक एक कंसेप्ट को आप लोग समझो। ठीक है, तब आप मेरे भाई वो नंबर लाओगे जो हर स्टूडेंट आप ला के दिखाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, इस चैप्टर का सबसे आखिरी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है। बस आपको चीजों को एकदम ध्यान से समझना है। पहले एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे सामने दिया गया है कि एक वृत्त खींचिए। बिल्कुल हम मेरे भाई सबसे पहले हम क्या कहेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम करेंगे काम अपना। हमने क्या कर दिया मेरे भाई, हमने एक वृत्त को खींच दिया, यस या नो। ठीक है, अब इसमें तो इंजीनियरिंग हम लोग को करनी नहीं है, सिर्फ हमने क्या कर दिया, एक वृत्त खींच लिया। ठीक है, एक दी गई रेखा के समांतर ऐसी 2 रेखाएं खींचिए। एक दी गई रेखा हम मान लेते हैं कि ये हमारी दी गई रेखा है, PQ है। ठीक है, इसके समांतर खींचना है, मतलब जैसे ये है वैसे ही ऊपर खींचना है। और हमें क्या क्या खींचना है, उनमें से एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए, इसी के समांतर हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी है। हम एक स्पर्श रेखा खींच दिए, इसका नाम रख दिए P' Q'। ठीक है, और एक दूसरी छेदक रेखा खींचनी है इसी रेखा के समांतर, तो ये हमारी हो गई मेरे भाई छेदक रेखा। ठीक है, AB हम नाम रख देते हैं, इसका नाम AB रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं CD रख देते हैं। ठीक है, तो ये वाली रेखा क्या होगी मेरे भाई, छेदक रेखा हो गई। ठीक है, और ये वाली रेखा हमारी क्या होगी, स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा मेरे भाई ये हमारी क्या हो गई, दी गई रेखा या मानी गई रेखा, हमने इसको माना है, ये हमारी क्या हो गई, मानी गई रेखा। अब देखिए मेरे भाई क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था, फिर से एक बार ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि एक वृत्त बनाइए, इस वृत्त के सामने एक रेखा को ले लीजिए, मान लीजिए कि कोई एक रेखा है,
इस रेखा के समांतर एक स्पर्श रेखा खींचिए, इसी रेखा के समांतर एक छेदक रेखा खींचिए। तो हमने इसी रेखा के समांतर एक स्पर्श रेखा खींच दिया और इसी रेखा के समांतर हमने छेदक रेखा खींच दिया। तो ये दो कंडीशन मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, इसी के समांतर हमने खींचा हुआ है। तो ये हमारा मेरे भाई चौथा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। और इसके बाद मेरे भाई हम लोग को पढ़ना है क्या चीज, प्रश्नावली 10.2 पढ़ना है। याद रहे मेरे भाई, चीजों को एकदम ध्यान से समझना। प्रमेय आपको वहीं पे पढ़ाऊंगा जहां पे सवाल जरूरत होगी, ठीक है। जहां सवाल जरूरत होगी उससे पहले आपको प्रमेय पढ़ूंगा, ठीक है। ऐसा ना हो मेरे भाई कि मैं आपको प्रमेय अभी पढ़ा दूं और मेरे भाई जब आप सवाल लगाने जाओ तो आपको प्रमेय याद ही नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल गलत होगा मेरे भाई। जैसे ही प्रमेय पढ़ाऊंगा वैसे ही वो सवाल आपके सामने आएगी, इसलिए आपका बेसिक कंसेप्ट बहुत ही तेज रहेगा, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, अगली वीडियो में आप लोग का इंतजार रहेगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।